नमस्कार। आज के इस संडे स्पेशल में आपका स्वागत है चैनल तीर तर्कश में। मैं घनश्याम बादल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी अदालत में कुछ नए मुद्दों के साथ। अभी पिछले हफ्ते वोट अधिकार रैली के चलते हुए बिहार से जिस तरीके से प्रधानमंत्री को गाली दी गई, बिहार से आई इन गालियों की गर्मी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि बंगाल से सर काटने का पैगाम आ गया। जी हाँ, ये भी एक बयान है। बंगाल के नेता महुआ मोइत्रा, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश भर में करोड़ों विदेशी घुसपैठ कर रहे हैं, यदि उनको रोकने के जिम्मे की बात की जाए तो ये जिम्मेदारी आती है गृह मंत्री की, और यदि गृह मंत्री ये काम करने में सफल नहीं है तो फिर उनका सर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। आखिर कहाँ तक जाएगी ये सियासत? और कितनी बदजुबानियाँ होंगी, और कितनी गालियाँ दी जाएंगी, और कितनी हिंसा की बात की जाएगी। इस हफ्ते इस बात पर चिंतन की, मंथन की, सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों से बिहार में सासाराम से शुरू हुई वोट अधिकार रैली आरा में जाकर ख़त्म हो गई है, और आरा में जो हुआ वो आपने देखा। इस बीच दो लड़कों के बीच में तीसरा लड़का भी शामिल हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। हालांकि इस वोट अधिकार आंदोलन में इससे पहले तेलंगाना और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी शामिल हो चुके थे, जिनके बारे में बहुत सारी बातें विपक्ष ने कही। सत्ता पक्ष ने उनकी आलोचना की कि इन दोनों नेताओं ने बिहारियों को गालियां दी थी, इसीलिए कांग्रेस इनको यहाँ पर लेकर आई है और राजद का उनको समर्थन है। एक बार फिर से उन्होंने इशारों में जंगल राज की ओर इशारा किया। खैर, वोट अधिकार रैली आज खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके खत्म होने से पहले ही तेजस्वी यादव ने अपना पत्ता चल दिया है। उधर ट्रंप, भारत के खिलाफ ट्रंप कार्ड चल रहे हैं, तो इधर तेजस्वी यादव ने भी अपना ट्रंप कार्ड चल दिया है। आखिरी रैली में तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की उपस्थिति में अपने आप को सीएम का चेहरा बताकर स्थिति साफ कर दी कि कांग्रेस चाहे तो राज्य से समझौता करे, चाहे तो न करे, लेकिन अगले मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें तेजस्वी यादव को प्रस्तुत करना होगा। लोगों के सामने इस नारे के साथ जाना होगा कि उनके गठबंधन का अगला चेहरा मुख्यमंत्री प्रत्याशी के रूप में तेजस्वी यादव होंगे। हालांकि राहुल गांधी ने उस सभा में इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। अभी तक भी इस टिप्पणी के ऊपर कोई बयानबाजी नहीं हुई है, लेकिन सियासत में सब कुछ एक तरफा नहीं हो सकता। खासतौर पर गठबंधन में देखें और कौन कौन सी जुबान की आरियां चलती हैं तेजस्वी के इस बयान के बाद। इधर कलह के आसार केवल इन तीन लड़कों के गठबंधन में ही नहीं, जी हाँ, वही तीन लड़के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव, इन तीन लड़कों के गठबंधन के बीच में एक और नई बात सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं इससे आगे चलने के लिए। सत्ता पक्ष से जुड़े हुए चिराग पासवान भी नए दावे के साथ सामने आए हैं और उन्होंने मांग कर दी है कि उनको 40 से ज़्यादा सीटों पर टिकट चाहिए गठबंधन में विधायक बनाने के लिए, और उनकी हैसियत देखते हुए ऐसा लगता नहीं है। ऊपर से उनका पाला बहुत तेज चतुर और तर्रार नेता नीतीश यादव के साथ साथ भाजपा से है, जो किस तरीके से चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ा जाता है, इस फन के उस्ताद माने जाते हैं। खैर, बिहार के चुनाव आने वाले दिनों में होने हैं, वहाँ क्या होगा इस पर तो बाद में ही पता चलेगा। इस बीच सी वोटर्स के सर्वे ने भी एक नया राग अलापना शुरू कर दिया है। एक प्रसिद्ध टीवी चैनल के लिए सर्वे करने वाले इस चैनल के कर्ता धर्ता ने दावा किया कि बिहार में इस बार गठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई देता है, लेकिन बहुमत के पास शायद वो नहीं जाएगा। इससे भाजपा के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींचना स्वाभाविक है। साथ ही साथ नीतीश कुमार का प्रभामंडल अब धीरे धीरे धूमिल होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। आइए देखें क्या कहता है बिहार
किसके हाथों में सौंपता है अपनी बागडोर, ये तो पता चलेगा विधानसभा चुनावों के बाद ही। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ट्रंप टैरिफ का जवाब दिया, उसका लोहा भारत में भले ही न माना जा रहा हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उसका असर दिखाई देना शुरू हो गया है। जापान के 2-3 दिनों के दौरे में प्रधानमंत्री का खुलकर स्वागत किया गया। रेड कालीन, रेड कारपेट वेलकम के बाद प्रधानमंत्री जापान से ये कहलवाने में सफल रहे कि आने वाले 10 वर्षों में जापान के व्यापारी और जापान सरकार भारत में 10 ट्रिलियन येन का निवेश करने का प्लान रखते हैं। आपको फिर याद दिलाऊं, भारत की कुल अर्थव्यवस्था इस समय लगभग 4.1 ट्रिलियन डॉलर की है और येन की कीमत डॉलर की कीमत से भी ज़्यादा है। इस बीच प्रधानमंत्री चीन पहुंच गए और चीन पहुंचकर वो SCO यानी संघाई कोऑपरेशन समिट में भाग ले रहे हैं और वहां पर आज उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी होनी तय है। इस बीच वहां के भी रुझान आने शुरू हो गए हैं और दोनों देशों ने जिस प्रकार का वक्तव्य जारी किया, उससे साफ लग रहा है कि अब जहां पर अमेरिका अपना गुट बनाकर खड़ा हुआ था, अपने यूरोपीय देशों के साथ, यूरोपीय संघ के साथ, भारत और दूसरे देशों को ट्रंप के हथियार से, टैरिफ के हथियार से डरा रहा था, धमका रहा था, एक तीसरा गुट और यहाँ पर उभर कर सामने आने की प्रबल संभावना है। बावजूद मतभेदों के, बावजूद सीमा विवादों के, भारत और चीन अब पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भारत के अंदर इस बात को लेकर दोनों तरीके की विचारधाराएं खुलकर सामने आ रही हैं। एक का मानना है हम चीन के साथ रणनीतिक समझौते करें, सीमा विवादों को एक तरफ रख करके, पिछले मतभेदों को भुलाते हुए हम आगे बढ़ें, तो दूसरा खेमा चीन के पुराने इतिहास को बताते हुए इस बात की कट्टर आलोचना कर रहा है कि हम कैसे एक ऐसे देश पर विश्वास कर सकते हैं जिसने पिछले समय में एक नहीं कई बार हमको धोखा दिया है। लेकिन एक बार फिर वही जियोपॉलिटिक्स है साहब। इस जियोपॉलिटिक्स में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। शायद इसी बात के साथ भारत चीन की ओर हाथ बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके पीछे एक और बहुत मनोरंजक बात उभर कर आ रही है, जहां ट्रंप ने 4 बार मोदी को फोन किया लेकिन मोदी ने फोन नहीं उठाया, ऐसी बातें मीडिया में आई। वहीं शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र लिखा और ये व्यापार का प्रेम पत्र मोदी को इतना भाया कि 7 साल बाद वो चीन पहुंच गए। ऐसे प्रधानमंत्री बने जो चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें दो राय नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न स्थायी दोस्त होते हैं न दुश्मन होते हैं। ऐसा ही कुछ संबंध भारत और चीन के बीच है। सांप नेवले जैसा संबंध है, कुत्ते बिल्ली जैसा संबंध है। दोनों देशों के हित एक दूसरे से टकराते हैं। लेकिन फिर वही बात, यदि कीचड़ से मोहर मिले, कीचड़ से सोना मिले तो उसे उठा लेना चाहिए। कीचड़ को धोकर निकाल दीजिए और सोने को आप अपने प्रयोग में लीजिए। इसी नीति के साथ भारत आगे बढ़ता चला जा रहा है और इधर चीन, भारत और रूस का त्रिकूट मिल रहा है। वहां पर शंघाई में भी राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी मोदी की मुलाकात होगी। तेल वाला मुद्दा अभी सुलझा नहीं है। भारत ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे हैं और प्रधानमंत्री ने पलटकर शब्दों के बाण नहीं चलाए हैं, सिवाय ये कहने के कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में किसी तीसरे देश का उसको खत्म कराने में कोई रोल नहीं था। और यही बात ट्रंप को इतनी चुभी कि उन्होंने भारत के ऊपर चीन से भी ज़्यादा टैरिफ लगाया। पहले 25% और फिर 50%। शायद वे ये उम्मीद कर रहे थे इस 50% टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर इतना गहरा फर्क पड़ेगा, अंतर पड़ेगा कि भारत घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन भारत ने झुकने से इनकार कर दिया। इसके उल्टे भारत ने कभी नर्म और कभी गर्म की शैली को अपनाते हुए वहाँ के कपास को, वहाँ की कॉटन को भारत में बिना टैरिफ आने की अनुमति दे दी। इसकी आलोचना हुई, लेकिन ये उस तुरप के पत्ते का जवाब था जो ये कहता था कि हम कटुता के साथ नहीं, मधुरता के साथ
आगे बढ़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ भारत ने अमेरिका को दी जाने वाली कुरियर की सेवाएं बंद कर दी, जेनेरिक दवाएं भेजना करीब करीब बंद कर दिया, और इसका फर्क ये पड़ रहा है कि अमेरिका अब महंगाई की मार सह रहा है। ट्रंप जब दूसरी बार चुने गए, उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान अमेरिकियों को आश्वस्त किया था कि वो महंगाई की मार से उन्हें बचाएंगे, लेकिन वहाँ तो नज़ारा बिल्कुल उल्टा हो गया है। ऐसे अमेरिकन जिनकी आय $30,000 प्रति वर्ष है, उनके ऊपर महंगाई की वजह से उनका बजट 64% बढ़ गया है। और ऐसे अमेरिकन जिनकी वार्षिक आय $1,00,000 है, उनके ऊपर भी लगभग 30% असर पड़ा है वहाँ पर हुई महंगाई का। और अब वहाँ पर ट्रंप की लोकप्रियता धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी के साथ घटती चली जा रही है। इस घटती लोकप्रियता का एक उदाहरण सामने आया जब उन्हीं की एक साथी निक्की हेली ने खुलकर कहा कि ट्रंप ने भारत पर इतना ज़्यादा टैरिफ लगा करके गलत पंगा ले लिया है, और इससे भारत नहीं बल्कि ट्रंप और अमेरिका और अमेरिकन्स खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हालांकि वहाँ के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ट्रंप के फैसले की एक तरीके से वकालत की और कहा कि भारत पर तो ये होना जरूरी था, लेकिन जिस तरीके से भारत ने तेल आयात में अपने हाथ पीछे नहीं खींचे हैं और जिस प्रकार से अड़कर खड़ा हो गया है, उससे और चिढ़ करके ट्रंप ने क्वाड में आने से भी मना कर दिया है। यानी ये दोनों बड़े नेता दो जिद्दी और अहंकारी बच्चों की तरह व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। मोदी ट्रंप से टेलीफोन पर भी बात करने को तैयार नहीं है, तो ट्रंप किसी जिद्दी बच्चे की तरह भारत आने को तैयार नहीं है। देखते हैं इस रस्साकसी का क्या परिणाम निकलता है। हालांकि सत्तारूढ़ दल बार बार विश्वास दिला रहा है, हम इस आपदा में अवसर ढूंढ लेंगे और भारत एक बार और निखर करके सामने आएगा, लेकिन वित्त विशेषज्ञों की राय ऐसी नहीं है। पूर्व गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने भी इस बारे में जो राय दी वो कोई बहुत आशा जगाने वाली राय नहीं है, लेकिन ऊंच नीच तो देखनी पड़ती है और स्वाभिमान की रक्षा करनी पड़ती है। शायद इसी बात को लेकर भारत अड़ा हुआ है। आखिर में तीर तर्कश का यदि हम सार वाक्य कहें, आप आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं, ये आपकी दक्षता है, ये आपकी कुशलता है। लेकिन यदि आप बिना किसी बात के, केवल अहंकार की वजह से, केवल अपने ईगो की वजह से आपदाओं को न्योता देते हैं, तो राजनीतिक रूप से ये एक मूर्खता है। तो मेरी अपनी राय है, भारत को अमेरिका से भी एकदम संबंध नहीं तोड़ने हैं। जहां से जो रास्ता निकल सकता है हमें निकालना होगा, क्योंकि शक्तिशाली देश से ज़्यादा उलझने के परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते हैं। और दूसरे, चीन हमारा विश्वसनीय साथी नहीं रहा है, रूस का साथ हमें मिलता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में खासतौर पर जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, जिस तरीके से रूस को दरकिनार किया गया, उसका परिणाम भी शायद हमें इस रूप में देखने को मिले कि रूस बहुत खुल करके भारत के पक्ष में खड़ा नजर न आए। खैर, अभी तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, लेकिन हमें अपने दोस्त नहीं गंवाने हैं। क्या कहती है आपकी राय? क्या सोचते हैं आप? कैसे निकालना चाहिए भारत को इस कठिन परिस्थितियों में रास्ता? कैसे उगाएं एक नया सूरज जो भारत को रोशनी से नहलाकर सुनहरा कर दे, चाहे सोने का शेर बनाए या सोने की चिड़िया। आज बस इतना ही। होती है मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ, तब तक घनश्याम बादल को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए चैनल तीर तर्कश। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन की ताकत से ही हम आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।